गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हम लोगों ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था तो उसके हम लोगों ने देख लिया था कि क्या उसके पीछे बैकग्राउंड था, किस तरीके से आइंस्टीन ने अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, किस तरीके से लाइट का जो वेव नेचर था वो पार्टिकल नेचर में किस तरीके से हमने उनमें वेरिएशंस देखा कि लाइट जो थी वो वेव नेचर से डिफ़ाइन नहीं कर पा रही थी कुछ चीज़ों को, तो हमने उसको पार्टिकल नेचर लिया था। जैसे लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वेव नेचर में वो किस में होती है, एम्पलीट्यूड में। ठीक है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी। बट यहाँ इंटेंसिटी किसका फंक्शन थी, फ्रीक्वेंसी का फंक्शन थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो बहुत सारी चीज़ें देखी थी। आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी। तो एक्सप्लेनेशन में पहला आपका पॉइंट है कि इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन अ गिवन फ्रीक्वेंसी न्यू इज इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग टू द मेटल इंक्रीजेज। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने क्या देखा था कि ये मेटल प्लेट थी, इस पर कुछ रेडिएशंस आके गिर रहे थे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। अगर गिरने वाले रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो पहली बात तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ये भी कंक्लूजन ही है। और उस फ्रीक्वेंसी पे जो एनर्जी होती है उसको हम वर्क फंक्शन बोलते थे फाई। जो हमारी इक्वेशन थी वो ये आई थी कि E इक्वल्स टू के ई मैक्स प्लस फाई, ये वर्क फंक्शन था। तो यहाँ से के ई इक्वल्स टू हमारे पास क्या निकल के आया था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये हमारे पास आइंस्टीन की इक्वेशन निकल के आई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो इसे हम के ई मैक्स बोल सकते हैं, के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब देखिए क्या बोला था कि जितनी ज़्यादा इंसिडेंट रेडिएशन की क्या रहने वाली है, इंटेंसिटी। इफ़ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी वी न्यू इज इंक्रीज्ड, अगर इंटेंसिटी हम गिवन लाइट की इंक्रीज करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी को हमने सेम रखा हुआ बट इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटोन्स हम ज़्यादा गिरा रहे हैं। मतलब इस रेडिएशन में जो नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या है वो बढ़ाते जा रहे हैं। अगर नंबर ऑफ फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट आउट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट करेंगे। तो ये क्या बना रहे थे, कैथोड रे ट्यूब में बोल रहा हूँ, क्वार्ट्ज जो हमारी ट्यूब थी उसके अंदर क्या बना रहे थे, ज़्यादा करंट बना रहे थे ये फोटो इलेक्ट्रॉन सारे। तो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उनकी अगर हम लोग इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ फोटोन्स को इंक्रीज कर दिया। नंबर ऑफ फोटोन्स जितने ज़्यादा होंगे वो मेटल सरफेस पे गिरेंगे, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे और उतना ज़्यादा करंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, दीज फोटोन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस करंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन इंटेंसिटी। तो ये तो क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर हैं, एक ही चीज़ बता रहे हैं दोनों पॉइंट। इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो क्या हो रहा है कि मेटल सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलने की संख्या है वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंटेंसिटी इंक्रीज होने का एक और मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटोन्स ऊपर से आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा स्ट्राइक हो रहे हैं, मतलब संख्या उनकी क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ जा रही है। तीसरा पॉइंट क्या है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग ऑन द मेटल। देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है किन की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी, जो रेडिएशंस आ रहे थे, जो रेडिएशंस आकर मेटल सरफेस पर पड़े थे, ये रेडिएशंस आकर मेटल सरफेस पर पड़े थे, इनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रही थी कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए ये इक्वेशन भी बता रही है कि काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है, फ्रीक्वेंसी का। न्यू माइनस न्यू नॉट अंदर लिखा हुआ है, एच तो क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होगी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी कम इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये भी पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला क्या, वैसे तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में सारे समझा चुका हूँ बट एक्सप्लेनेशन में आप में अगर थ्योरी पूछ ली जाए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या लिखेंगे तो पहले आपको आइंस्टीन के बारे में सारी इक्वेशन सब कुछ लिखना है, फिर आप ये एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, काम हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, आसान भी है बहुत। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, स्ट्राइकिंग फोटोन इमीडिएटली एब्जॉर्ब्ड बाई द मटेरियल सरफेस और बाई द मेटल इलेक्ट्रॉन्स एंड दे इमिट आउट विदाउट एनी टाइम लैग। क्या होता है कि जो स्ट्राइकिंग फोटोन होते हैं, जो स्ट्राइकिंग ये फोटोन जो स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल सरफेस पर, अब यहाँ क्या होगा, जो ये एनर्जी लेकर आ रहे हैं E इक्वल्स टू एच न्यू, सबके पास अलग अलग एनर्जी होगी, ये अपनी लेकर आ रहे हैं, जैसे ही यहाँ पर गिरे
तो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो एटम्स हैं, ये मेटल सरफेस एटम से बना हुआ है। इन एटम्स के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे होंगे। तो जैसे ही ये ऊपर से गिरा रेडिएशन, इन इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, तुरंत ही उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, फटाक से निकल गए विदाउट एनी टाइम लैग, गोली की तरह निकले एकदम से, मतलब विदाउट एनी टाइम लैग, बहुत जल्दी निकलते हैं, बहुत जल्दी। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ओनली अबाउट 5% ऑफ द टोटल लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब देखिए केवल 5% लाइट क्या होती है, केवल रिस्पॉन्सिबल होती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए सारे फोटोन यहाँ पर क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल, कुछ लाइट क्या करती है, अंदर भी चली जाती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है। तो इतनी लाइट के पास केवल और केवल इतनी लाइट के पास एनर्जी बचती है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि 5% लाइट केवल ऐसी होती है जो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सकती है, बाकी वो टोटल वेस्ट हो जाती है किसी न किसी फॉर्म में। अब हम देखते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स, अपने अच्छे न्यूमेरिकल्स। देखिए ये एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। अब देखिए पहला क्या क्वेश्चन, कि इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेस फ्रॉम 1.85 वोल्ट टू 0.82 वोल्ट। क्या बोल रहा है कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें पोटेंशियल को डिक्रीज किया कहाँ से कहाँ तक। पहला पोटेंशियल V1 हमारा कितना दे रखा है, 1.85 वोल्ट, V2 दे रखा है, V2 इक्वल्स टू 0.82 वोल्ट्स, ये दे रखा है। एज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज वेरीड फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। देखिए इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है वो वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक। वेवलेंथ अगर मैं लैम्डा 1 बोलूँ तो 300 नैनोमीटर से, एंड लैम्डा 2 हमारी कहाँ तक वेरी कर रही है, 400 नैनोमीटर तक, यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट फ्रॉम दिस डेटा। आपसे पूछा गया है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बताइए इस डेटा से। तो फाइंड या फिर वेरीफाई, फाइंड तो नहीं कह सकते हम लोग, वेरीफाई द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। इस डेटा से आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू को वेरीफाई करना है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, काम करता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इट वाज फाउंड दैट द स्टॉपिंग पोटेंशियल, it was found that the stopping potential varies। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस, डिक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस। एज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज वेरीड फ्रॉम, अब वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 तक। तो आपको क्या बताना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सारा सब कुछ हमने लिख दिया, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ के मैंने बता दिया है। तो देखिए हमारे पास जो आइंस्टीन की इक्वेशन होती है के ई मैक्स इक्वल्स टू, ये क्या होता है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, या फिर हम बोल सकते हैं एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई होता है एच न्यू नॉट। अब एक चीज़ आप देखिए, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल्स टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अगर मैं बात करूं इस डायग्राम की, यहाँ पर हम लोगों ने क्या बैटरी लगा रखी थी। आप एक्सपेरिमेंट पे जाएं तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी थी वो फंक्शन किसका था, आपका फंक्शन फ्रीक्वेंसी का था। और यहाँ जो हम पोटेंशियल लगा रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जा रहे थे, अगर
मैं यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहा था तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। और अगर मैं यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर रहा था तो ये क्या कर रहा था, इनकी काइनेटिक एनर्जी को बिल्कुल कम कर दे रहा था और एक स्टॉपिक पोटेंशियल पे जाके इनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना वर्क डन करेंगे अगर उनकी वेलोसिटी जीरो करनी है, हमें काइनेटिक एनर्जी जीरो करनी है, तो हमें स्टॉपिक पोटेंशियल के बराबर ही वैल्यू देनी पड़ेगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ ये काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिक पोटेंशियल के बराबर होगी। तो मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q। V पोटेंशियल, W वर्क डन और Q क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वर्क डन हमें करना पड़ा वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर करना पड़ा। यहाँ रख दी काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन Q किसके ऊपर, फोटो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन बनाएं तो V1 क्या होगा, KE मैक्स अपॉन E इलेक्ट्रॉन। अब पोटेंशियल 1 बोल देते हैं इसे, वेवलेंथ 1 के लिए हमने ये लिया है, तो hc/λ इसे लिख सकते हैं hc/λ, और लैम्डा 1 क्योंकि वेवलेंथ 1 है -5, ये इक्वेशन 1। अगर मैं V2 की बात करूं तो पोटेंशियल V2 कितना आ जाएगा हमारे पास, KE मैक्स अपॉन E, KE मैक्स। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई है, या फिर लैम्डा चेंज हो गया, सॉरी। अब लैम्डा चेंज हो गया है तो कहानी क्या बन गई, यहाँ पर पोटेंशियल भी बदल गया, तो SC/λ2 -5। अच्छा 5 क्यों नहीं बदला, वर्क फंक्शन क्यों नहीं बदला, क्योंकि मटेरियल क्या है, सेम है, और एक सेम मेटल के लिए वर्क फंक्शन हमेशा क्या होता है, एक जैसा होता है, अगर मटेरियल सेम हो तो। अब पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो V1 - V2 ये हमारे पास क्या होगा, V1 - V2 hc/λ1 -5 SC/λ2 +5। ये यहाँ माइनस अंदर घुस गया और ये 5 से 5 उड़ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, V1 - V2 1.85, वहाँ से वैल्यू डाल देंगे, V1 - 0.82 SC कॉमन 1/λ1 -1/λ2। तो देखिए यहाँ से H की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.85 × 0.82, और ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1/λ1 -1/λ2 अपॉन C। यहाँ से आप कैलकुलेट कर रही है, आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी 6.626 × 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट था, इजी था, ऐसा कोई टफ नहीं था इसमें। देखिए इसमें ज़रा आपकी एक चीज़ रह गई है, ये मैंने यहाँ काइनेटिक एनर्जी को E से डिवाइड नहीं किया, ये आप E से डिवाइड कर लीजिए, E × ये आपका आंसर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल 2 लिखते हैं। अगला सवाल भी देखिए वर्मा जी से ही है, क्या बोल रहा है, A parallel beam of monochromatic light of wavelength 500 nanometer is incident normally on a perfectly absorbing surface। तो क्या बोल रहा है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, वो कहाँ पर पड़ रही है, नॉर्मली ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। हमारे पास कोई एक एब्जॉर्बिंग सरफेस है, इस पर कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ रही है। अब क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो मैं बोलता हूँ धीरे धीरे। अब पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, इस लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 500 नैनोमीटर, इज इंसिडेंट नॉर्मली, द पावर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज 10 वाट। किसी भी क्रॉस सेक्शन से इस बीम की किसी भी क्रॉस सेक्शन से पावर कितनी दे रखी है, 10 वाट दे रखी है। फाइंड ए, आपसे क्या पूछा गया, फाइंड ए आपसे पूछा गया है, द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड
द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड पर सेकेंड बाय द सरफेस। दूसरा पूछा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द सरफेस। वे है फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द सरफेस। दोबारा एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए। अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ wavelength 500 nanometer is incident normally on a perfectly absorbing surface. The power through any cross section of a beam is 10 watt. Find ये आपको ये दे रखा है the number of photons absorbed by the surface. B आपसे पूछा गया the force exerted by the light beam on the surface. आपसे फोर्स पूछा गया। चलिए सवाल को करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। हमें पावर दे रखी है, हमारे पास लैम्डा दे रखा है। अब देखिए हम निकालते हैं सबसे पहले कि एनर्जी क्या होगी फोटोन की। इस लाइट में जो फोटोन्स आ रहे हैं, प्रत्येक फोटोन की एनर्जी क्या होगी, तो E इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा। सबको पता है, बहुत फॉर्मूला आसान। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और नोट कर लीजिए, दो वैल्यू हैं। एक आपकी है 4 पॉइंट, H की वैल्यू वैसे होती है आपकी 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, और एक होती है आपकी 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। ये वैल्यू आपकी होती है। तो देखिए E इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को नैनोमीटर में लेता हूँ तो H को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो HC ओवर लैम्डा, तो H हमारे पास कितना है 4.14 इंटू 10 टू द पावर -15 इंटू C कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -8 ओवर लैम्डा हमारे पास कितना दे रखा है 500। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4.14 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड 5 10 टू द पावर -5 अपॉन 500। ये हमारे पास कितना हो गया 4 3 जा 12 8 कैरी 1 3 1 3 4 12.42 अपॉन 500 इंटू 10 टू द पावर -5। ये हमारे पास क्या आ गया, एक फोटोन की एनर्जी, एक फोटोन की एनर्जी आ गई। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटोन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड। अब देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ पावर दी गई है कि पावर कितनी है। किसी भी अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया लेता हूँ तो उसमें मुझे पावर दे रखी है 10 वाट दे रखा है। तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम जूल पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं। मतलब कितने जूल एक सेकंड में एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई, वही पावर, या फिर दे रहा है रेडिएट कर रहा है वही पावर। तो पावर मतलब क्या है कि जो 10 वाट है, 10 वाट का मतलब क्या है 10 जूल पर सेकंड। 10 जूल पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी जूल एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है 10 जूल। आप ये चीज़ समझ रहे होंगे, 1 सेकंड, इन 1 सेकंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स टू 10 जूल्स। एक सेकंड में 10 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखिए एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रही होगी, फोटोन के फॉर्म्स में। अब एक फोटोन की एनर्जी मेरे पास दे रखी है, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब इतनी हो रही है, तो मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन्स इक्वल्स टू क्या होगा, एनर्जी जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है एक सेकंड में 10 अपॉन एक फोटोन की एनर्जी। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है मेरे पास 12.42 इंटू 10 टू द पावर -5 और 500 ऊपर आ जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो मैं देख के लिख देता हूँ कितना आ रहा है 2.52 इंटू 10 टू द पावर 19। 2.52 इंटू 10 टू द पावर 19 ही आ रहा है। हाँ
2.52 इंटू 10 टू द पावर 19। ये हमारे पास नंबर ऑफ फोटोन्स आ गए जो 1 सेकंड में ये सरफेस एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अब देखिए मुझे क्या निकालना है, बी हमारे पास क्या है पॉइंट, फोर्स एक्सर्टेड बाय द लाइट बीम ऑन द सरफेस। फोर्स जो लग रहा है इस सरफेस पर वो लाइट बीम कितना लगा रही है। अब देखिए फोर्स का हमारे पास वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है, फोर्स इक्वल्स टू, लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से dp/dt हम ये जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो अगर मुझे मोमेंटम यहाँ पर मिल जाए और मैं उसका रेट ऑफ चेंज निकाल लूँ, ठीक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले एक फोटोन का मोमेंटम निकालूंगा, फिर क्या करूँगा, n नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि 1 सेकंड में जितने फोटोन गिर रहे हैं उनका मोमेंटम कैलकुलेट करूँगा। फिर 1 सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ लगने वाला फोर्स हो जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, h/λ, या फिर हम बोल सकते हैं h/λ, या फिर तो आपके पास h न्यू/λ होता है, h न्यू/c, ये आपका मोमेंटम होता है। 1 सेकंड, फॉर्मूला शायद h/λ। तो देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इक्वल्स टू h/λ, या फिर हम कह सकते हैं h, लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं, v इक्वल्स टू c इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा, तो लैम्डा बराबर c/न्यू। तो लैम्डा है यहाँ पर c इंटू न्यू, ये पर मेरे पास मोमेंटम हो गया। तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, p इक्वल्स टू h/λ, p इक्वल्स टू, वैल्यू रखिए। अगर मुझे n फोटोन्स का मोमेंटम निकालना है तो जितने फोटोन्स गिर रहे थे 1 सेकंड में मेरे पास ये रहे, तो 2nh ν/c, ये मेरे पास n फोटोन्स का क्या आ गया, मोमेंटम आ गया, इतने सारे फोटोन्स का मोमेंटम आ गया। हम वैल्यू डालेंगे यहाँ से मोमेंटम निकालेंगे। लेकिन अब देखिए फोर्स क्या होता है, dp/dt। तो मेरे पास मोमेंटम ये आ गया, 1 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जितने फोटोन गिरे उतने ही तो फोटोनों ने मोमेंटम दिया हुआ है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उन्हीं के कारण आया होगा। तो 1 सेकंड में जितने फोटोन गिरे उनके कारण जो मोमेंटम में चेंज आया हो, तो उनके कारण क्या मोमेंटम में चेंज आया होगा। देखिए पहले मोमेंटम 0 रहा होगा सरफेस का, जैसे ही अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम वहाँ लगाएं, तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखा जाए तो इनिशियली तो 0 मोमेंटम है, फाइनली आपका कितना है मोमेंटम, फाइनली जैसे ही गिरे आगे होंगे फोटोन्स तो कुछ ना कुछ मोमेंटम उनका रहा होगा। अब n नंबर ऑफ फोटोन्स गिरे हैं 1 सेकंड में, n नंबर ऑफ फोटोन्स, वो n नंबर कितने हैं, 2.52 इंटू 10 टू द पावर 19 फोटोन्स, इतने फोटोन्स गिरे हैं, तो इनकी वजह से मोमेंटम कुछ आया होगा। तो इनिशियली अगर मैं चेंज इन मोमेंटम dp की बात करूँ तो इनिशियली p फाइनल माइनस p इनिशियल, p फाइनल कितना है हमारे पास, ये आ गया nh ν/c माइनस p इनिशियल क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास आ गया nh ν/c। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या आएगा, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो nh ν/c, और टाइम कितना, 1 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज हुआ यही क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। आप वैल्यू रख लीजिए, आराम से निकाल लीजिए, ईजी है। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर आता है 3.33 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। कितना, 3.33 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन, ये आएगा।